Hello everyone, welcome all of you to the platform टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा के इस जबरदस्त मस्त प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैं आपकी एडुकेटर दीपाली जैन कुकरेजा। तो एक बार सभी बच्चे जल्दी से आ जाएंगे लाइव आते देंगे एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही बढ़िया मस्त जबरदस्त क्लास होने वाली है, तो आई होप आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कल क्लास नहीं हुई थी और कल आपको मैंने दिया था मॉक टेस्ट जिसमें आप सभी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि कैसा रहा आपके टॉप स्कोरर्स का नाम। तो टॉप स्कोरर में सबसे ऊपर रही है कौन? तो सबसे ऊपर रही सुकन्या कुमारी जिन्होंने 19 नंबर स्कोर किए हैं। और यहाँ पर रैंक 1 पे रही मेगा माथुर, रैंक 2 और श्रेया द्विवेदी रैंक 3। और उसके बाद मिसेस नताशा एमके, बारबी, जसमीत कौर, प्रिया राय, सीमा, चंद्रकांत और पुष्पा, ये रहे हमारे बाकी स्कोरर्स 10th लेवल तक। मैंने आपको आज इन बच्चों के नाम बताए हैं, तो आई होप आप सभी भी इन टॉप स्कोरर में अपना ही नाम एक दर्ज करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। उससे पहले जिनका नाम है उनके लिए तो कहना बनता ही है यार, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन सेलिब्रेशन है, और बढ़िया तरीके से पढ़िए और अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। आज की क्लास जबरदस्त होने वाली है, तो सभी बच्चे सबसे पहले आते ही सेशन को एक देंगे बहुत बढ़िया वाला लाइक करेंगे और फिर उसके बाद वीडियो को सेशन को शेयर कर देंगे और फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और बहुत बच्चों की डिमांड आ रही है कि मैम हमें कोर्सेज लेना है, तो जिन भी बच्चों को कोर्सेज लेने हैं उनके लिए जब मैं क्लास को खत्म करूंगी तब मैं आपको कोर्सेज के बारे में सारी की सारी जानकारी दे दूंगी। ठीक है जी? तो यार एक बार जल्दी से फटाफट से आ जाए एनर्जेटिक थम्स अप और उसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को शुरू करेंगे। आज बातचीत करेंगे कम और पढ़ने पे ध्यान देंगे ज्यादा। तो आज मैं बहुत कम बच्चों के कमेंट्स देखने वाली हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर, आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक चिंतन की अवस्था डैश के बीच दिखाई देती है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल थॉट आप सभी को मालूम है पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दी है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में यहाँ पर मैं मूर्त संक्रियात्मक की बात कर रही हूँ। तो मूर्त संक्रियात्मक को आप मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक को आप मिडिल चाइल्डहुड भी कहते हैं। और मिडिल चाइल्डहुड की जो एज ग्रुप होती है वो होती है 7 से 11 साल की। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। जो बच्चे बी लगा रहे हैं बहुत ही बढ़िया, मिडिल चाइल्डहुड 7 से 11 की अवस्था इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। आपको बहुत सारे नए नए क्वेश्चंस आज की क्लास में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 2, छात्रों के बीच सकारात्मक आत्म सम्मान विकसित करने में किसका अधिक महत्व नहीं है? अगर आप बच्चों के बीच में पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम बढ़ाना चाहते हैं, मतलब बच्चों को आप ये बताना चाहते हैं कि वो अपने पे कॉन्फिडेंस रखे, बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपने क्या नहीं करना है? अगर बच्चों में आत्म सम्मान को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने क्या नहीं करना है? छात्रों का लक्ष्य प्राप्ति योग्य और प्रासंगिक होना चाहिए। सकारात्मक जीवन अनुभवों पर बल देना, अति संरक्षण देना या एक विश्वसनीय संप्रेषण स्थापित करना। तो बताइए, बच्चों के गोल्स बिल्कुल जो कि रेलिवेंट है वो उनको अचीव करने चाहिए, करेक्ट है। बच्चों को लाइफ के अंदर पॉजिटिव रहने को कहिए, यानी कि बच्चे को ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहिए, बिल्कुल सही है। ट्रस्टफुल कम्युनिकेशन, यानी कि जो बातचीत करेंगे वो ट्रस्टफुल होगी, लेकिन किसी भी चीज की अति, किसी भी चीज को ओवर करना ये गलत होता है। तो अति संरक्षण इज रॉन्ग। ओवर प्रोटेक्ट करोगे तो बच्चा सिर्फ आप जो कहोगे वही सुनेगा। यहाँ पर बच्चा अपने आप खुद कुछ काम को करना नहीं चाहेगा, तो किसी भी चीज को ओवर करना गलत है। तो प्रोवाइडिंग ओवर प्रोटेक्शन, अति संरक्षण देना ये गलत है। तीसरा ऑप्शन इसका गलत है और गलत वाला ही पूछा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, विद्यालय समय सारणी के बारे में
कौन सा कथन सही नहीं है। आपको सभी को मालूम है, जब आप स्कूल में पढ़ाते हो या जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको एक टाइम टेबल दिया जाता है। टाइम टेबल में लिखा होता है कौन सी क्लास का टाइम कब है, फर्स्ट क्लास कौन सी है, सेकंड क्लास कब है, रिसेस या फिर लंच कब है, स्पोर्ट्स का गेम में जाने का टाइम कब है, आपका म्यूजिक का आर्ट का टाइम कब है। तो टाइम टेबल में हर एक सब्जेक्ट का टाइम मेंशन होता है, ठीक है। तो टाइम टेबल के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, टाइम टेबल के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। यह अध्यापकों में रुचि प्रेरणा को बढ़ाती है, यह कठोरता को कम करने में सहायता करती है, यह छात्रों और अध्यापकों दोनों को संतुलित महत्व प्रदान करती है, यह मानव मूल्यों और आदर्शों के प्रति सम्मान विकसित करने में सहायता करती है। तो यह लिखा है ना कि यह कठोरता को कम करने में सहायता करती है, तो ये वाला गलत है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसेस रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोर। अब जो टाइम टेबल में मेंशन है वही तो आपको फॉलो करना होता है, तो ये तो कठोरता को बढ़ाती है। जो टाइम टेबल है वो तो कठोरता को बढ़ाएगा, क्योंकि जो इसमें मेंशन होता है वही आपको फॉलो करना होता है, हाँ या ना। तो ये तो कठोरता को बढ़ाने की बात करता है, कम करने की बात नहीं करता। चाहे टाइम टेबल हो, चाहे स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम हो, कि जो करिकुलम पहले से ही डिसाइड किया गया है, तो इन चीजों में कठोरता होती है। इन चीजों में फिक्स्ड जो हो गया वो हो गया, आपको उसको ही फॉलो करना होता है। तो ये कठोरता को कम नहीं करते बल्कि कठोरता इनमें होती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, एक अध्यापक अनेक उदाहरण देता है और फिर किसी संकल्पना प्रवीणता को स्पष्ट करने के लिए नियम बनाता है। पहले क्या दे रहा है, उदाहरण दे रहा है, और उसके बाद अध्यापक जो है वो नियम बनाता है। वह किसका प्रयोग कर रहा है बताइए। पहले उदाहरण देता है, फिर उसके बाद नियम बनाता है। पहले एग्जाम्पल दे रहा है और फिर उसके बाद रूल्स पे लेके जाता है। पहले एग्जाम्पल दे रहा है और उसके बाद जो अध्यापक है वो रूल्स पे लेके जा रहा है। वो किसकी बात, कौन से, किसको यूज कर रहा है, इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच, ह्यूरिस्टिक अप्रोच या फिर डिडक्टिव। डिडक्टिव में उल्टा होता है कि पहले नियम बताते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल पे जाते हैं। ह्यूरिस्टिक में बच्चों को खोज करने के लिए वो स्वयं यहाँ पर खोज करने के लिए निकल जाता है, और इन्वेस्टिगेटरी में यही होता है कि वो इन्वेस्टिगेशन करने खोज करता है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, इंडक्टिव अप्रोच। याद रखिएगा, आगमन विधि में सबसे पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, और उन्हीं उदाहरणों के बेस पर आपको रूल समझाए जाते हैं। जो इंडक्टिव मेथड है, आगमन विधि है, ये छोटे बच्चे यानी कि लोअर क्लासेस के लिए अच्छी होती है, और जो निगमन विधि है वो सीनियर क्लासेस के लिए अच्छी होती है, यानी कि बड़े बच्चों के लिए ही अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे रूल्स दिए होते हैं, रूल्स को ही फॉलो करके आपने सॉल्यूशन निकालना होता है। क्योंकि ज्यादा कोर्स होता है तो ज्यादा एग्जाम्पल दोगे तो कोर्स टाइम पे पूरा नहीं होगा, इसीलिए आप डिडक्टिव मेथड यानी कि निगमन विधि का बड़े बच्चों के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चों का लाइक आया, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिए बेटा, बहुत ही बढ़िया। एनर्जेटिक थम्स अप आ जाए यार, एनर्जी बिल्कुल भी ना रुके, एनर्जेटिक थम्स अप आ जाए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5। एक अध्यापक का अपने विषय पर अधिकार होना चाहिए ताकि वह क्या कर सके। जो एक टीचर होता है वो जो भी सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा होता है उस पर उसका अधिकार, यानी कि उस सब्जेक्ट पर उसकी मास्टरी होनी चाहिए। अगर मैं आपको सीडीपी पढ़ा रही हूँ तो सीडीपी की हर बारीकी मुझे पता होनी चाहिए, ऐसा क्यों है। मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, मेकिंग टीचिंग मोर इफेक्टिव, बीइंग पॉपुलर या इम्प्रेसिंग द स्टूडेंट्स। क्या छात्र को प्रभावित कर सके, क्या लोकप्रिय हो सके, या फिर बच्चों को मोटिवेट कर सके, या फिर अपनी टीचिंग को बहुत अधिक प्रभावित कर सके। बिल्कुल सही है। अगर टीचिंग प्रभावी होगी, अगर टीचिंग इफेक्टिव होगी, तो ही तो बच्चे की लर्निंग परमानेंट होगी, तो ही तो बच्चा जो आप उसे लर्न कराओगे वो लाइफ टाइम तक बच्चा याद रखेगा, अगर जो आप पढ़ा रहे हो वो इफेक्टिव है तो, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 6, आगे बढ़िए।
कक्षा में अच्छी चर्चा होने की मूलभूत शर्त क्या है? अगर आप क्लासरूम में एक बहुत ही बढ़िया डिस्कशन कराना चाहते हो, मतलब बच्चे अपनी बात को रखें, आप भी अपनी बात को रखें, अगर आप क्लासरूम में बहुत ही बढ़िया तरीके से परिचर्चा, चर्चा, डिबेट, डिस्कशन कराने चाहते हो, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? आप इसके लिए क्या करेंगे? अध्यापक द्वारा विषय वस्तु पर अधिकार, अच्छा शिक्षण कौशल, अच्छा अनुशासन, या फिर प्रयोजन तथा कक्षा में रुचि का समत्व। बताइए, सारे ही सही लग रहे होंगे, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने चूज करना है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, मास्टरी ऑफ द कंटेंट बाय द टीचर, गुड टीचिंग स्किल्स, गुड डिसिप्लिन, या फिर यूनिटी ऑफ द पर्पस एंड इंटरेस्ट ऑफ द क्लास। ये सबसे बढ़िया है। ये सब जो है ये तो टीचर के स्किल्स के बारे में बताया, पर एक्चुअली में बच्चों को डिस्कशन में शामिल करना है, तो इसीलिए आप बच्चों को पर्पस के बारे में पता हो कि हम आज क्या करने वाले हैं, और उसी पर्पस के लिए हर एक बच्चा पार्टिसिपेट करे और इंटरेस्टिंग क्लास को बनाए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिस्कशन के टाइम पे। अनुशासन, शिक्षण कौशल, और ये तीनों टीचर के स्किल है, ये तीनों अध्यापक के स्किल है। यहाँ पे बच्चा शामिल नहीं होता। बच्चे को शामिल करना है तो कक्षा में रुचि होनी चाहिए और प्रयोजन प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 7। टीचर सेंटर्ड अप्रोच की इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? अध्यापक केंद्रित उपागम की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? अध्यापक केंद्रित में क्या होता है कि जो टीचर होती है वो एक्टिव होती है, लेकिन बच्चा एक्टिव नहीं होता। तो एक्टिव होती है लेकिन बच्चा यहाँ पर एक्टिव नहीं होता। तो बताइए टीचर सेंटर्ड की यहाँ पर कौन सी विशेषता नहीं है? पहले तो व्याख्यान, लेक्चर विधि, बिल्कुल ये दो विधियां होती हैं, एक तो लेक्चर और दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन। ये दोनों ही क्या है? टीचर सेंटर्ड मेथड है, तो सही है। सक्रिय अधिगम ये गलत है, यहाँ पे अधिगम सक्रिय नहीं होता। यहाँ पर जो आपकी लर्निंग होती है वो क्या होती है? पैसिव होती है। लर्निंग पैसिव होती है यानी कि निष्क्रिय होती है, तो ये वाला गलत हो गया क्योंकि एक्टिव लिखा था। यूनिट प्लानिंग और नो इंटरेस्ट, बिल्कुल। असाइनमेंट्स एंड एग्जामिनेशन फॉर समेटिव, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब सारे सही है, ये वाला गलत है सेकंड। और सेकंड में लिखा है सक्रिय अधिगम, तो बच्चा एक्टिव होकर लर्निंग नहीं करता। यहाँ पर बच्चों को रटवाने पर ध्यान देते हैं, यहाँ पर बच्चे को सिर्फ एग्जाम के लिए पढ़ाया जाता है। बच्चे को अपना हक, अपनी बात बोलने का हक यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 8 पे चलिए बेटा, शाबाश। अधिगम केंद्रित उपागम की मुख्य विशेषता क्या है? अधिगम केंद्रित उपागम यानी कि लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच। लर्निंग सेंटर्ड मतलब यहाँ पे बच्चे पर ध्यान दे रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच की बात है। लर्निंग सेंटर्ड का ही मतलब होता है बाल केंद्रित, यानी कि जहां पर बच्चों के सीखने पर, बच्चों के अधिगम पर ज्यादा ध्यान होता है। ठीक है, तो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच की यहाँ पर कौन सी विशेषता है? कमेंट करें, और एक बार ये भी कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं। क्वेश्चंस में आ रहा है मजा या लग रही है सजा? बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है, आप सभी बच्चों को इन क्वेश्चंस में फुली पार्टिसिपेट करना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो विकासात्मक पाठ्यचर्या, खेल खेल में और आनंद पूर्ण विधियां, ज्ञान के निर्माता के रूप में अधिगम करता, या सहभागी अनुशासन। तो लर्निंग सेंटर्ड है, तो यानी कि बच्चे को सेंटर में रख के बात करेंगे। जहां पर बच्चों की बात होगी, जहां पर अधिगम कर्ता की बात होगी, वो सबसे बेस्ट आंसर होगा। तो विकासात्मक पाठ्यचर्या, खेल खेल, सहभागी, हाँ बिल्कुल ये होता है, पर इसका मेन जो मोटिव है, जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होती है कि बच्चे से उसकी जो नॉलेज है, जो बच्चे की लर्निंग होती है, वो बच्चों से ही कंस्ट्रक्ट करा दी जाती है। उसको आप कहते हो लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, कि लर्निंग पे ध्यान है, कि बच्चों को सिखाना क्या है उस पे ध्यान है, बच्चा सीखेगा उस पे ध्यान है। तो यहाँ पर जो
अधिगम करता होता है, जो बच्चा होता है वो अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। ओके, चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 9। इनमें से क्या समूह अधिगम की एक विशेषता नहीं है? विच इज नॉट अ फीचर ऑफ ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग जानते हो ना, और मुझे कमेंट करके भी बता दीजिए कौन से दो ग्रुप्स आपके क्लासरूम में बनते हैं, कौन से दो प्रकार के ग्रुप्स आपके क्लासरूम में बनते हैं। जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो एक बनता है होमोजीनियस ग्रुप्स यानी कि समांगी समूह, और एक बनते हैं हेटेरोजीनियस ग्रुप्स यानी कि विषमांगी समूह। करेक्ट है। तो समूह अधिगम में जब बच्चा पढ़ रहा होता है, जब बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा होता है तो क्या नहीं करता, जब बच्चा ग्रुप में पढ़ रहा होता है तो क्या नहीं करता, क्या फीचर नहीं है? सहभागिता छात्रों में क्रिया के प्रति प्रतिबद्धता में वृद्धि करती है, कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का अभाव है, गहन चिंतन के माध्यम से कई प्रकार के विचार बिल्कुल होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं एब्सेंस ऑफ सिस्टमैटिक अप्रोच टू वर्क। तो सिस्टमैटिक अप्रोच का एब्सेंस नहीं होता। ठीक है, देखो यहाँ पर जो होता है ना, यहाँ पर मैंने आपको कहा है ना कि टीचर जब भी ग्रुप बनाएगी वो देख के बनाती है, वो मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग बनाती है ना। जब मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग है तो सिस्टम से चीजें चलेंगी ना, तो ग्रुप लर्निंग में सिस्टमैटिक होता है। तो इसीलिए नॉट वाला ये रहा बिल्कुल सही है, सेकंड ऑप्शन। पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग कमिटमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टू द एक्टिविटी, बिल्कुल जब बच्चा पार्टिसिपेट करेगा तो कमिटमेंट दिखाएगा। वैरायटी ऑफ आइडियाज कैन बी जनरेटेड थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग, बिल्कुल जब आप ब्रेनस्टॉर्म करते हो तो आपको बहुत सारे आइडियाज आते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। अ वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस आर रिक्वायर्ड, बिल्कुल बहुत सारे एक्सपीरियंस आपको मिलते हैं, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है कार्य के प्रति व्यवस्थित उपागम का अभाव, ऐसा नहीं होता। हर चीज जब आप ग्रुप में पढ़ रहे होते हो, पीयर ट्यूटरिंग कर रहे हो, कोलैबोरेटिव कर रहे हो, कोऑपरेटिव कर रहे होते हो, तो हर प्रकार का आपको नॉलेज ज्ञान दिया जाता है सिस्टमैटिक तरीके से। ओके, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि अधिगम के लिए मूल्यांकन, यानी कि जब भी असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात आती है आप हमेशा डायग्नोस करके रेमेडियल टीचिंग देने की बात करते हो। जब भी फॉर की बात आती है आप यहाँ पे रेगुलर बच्चे को इवेल्युएट करते हो, रेगुलर मूल्यांकन करते हो, और डायग्नोस देके रेमेडियल टीचिंग देने की बात होती है। तो बताइए असेसमेंट फॉर लर्निंग की यहाँ पे कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? Provision for effective feedback to students, recognition that enhances motivation, evaluative nature, active involvement student in their own learning। बताइए बताइए बताइए, शाबाश, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको सारे ही ऑप्शन सही लगते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना है। छात्रों के लिए प्रभावी फीडबैक की व्यवस्था करना, क्या सिर्फ प्रभावी फीडबैक देना जरूरी है या फिर डायग्नोस करके रेमीडियल टीचिंग जरूरी है? क्या प्रभावी फीडबैक सही है या फिर अगर बच्चों की गलतियां हो रही हैं तो डायग्नोस करके रेमीडियल टीचिंग देना वो जरूरी है? ठीक है, ये गलत है। इस बात को मानना कि इससे प्रेरणा में वृद्धि होगी, बिल्कुल होगी प्रेरणा में वृद्धि। मूल्यांकन परक प्रकृति, बिल्कुल है, मूल्यांकन होता है इसमें, और बच्चा जो होता है वो स्वयं अधिगम करता है, यानी कि बच्चा अपना अधिगम भी यहाँ पर करता है। करेक्ट है, करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत है, और गलत वाला ही पूछा है, रॉन्ग वाला पूछा है, और रॉन्ग वाला यही है। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। जो बच्चे फोर्थ कह रहे हैं वो लोग बिल्कुल गलत है। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन देयर ओन लर्निंग, बच्चे अपनी लर्निंग में खुद इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल है। इवेल्युएटिव तो होता है, जब इवेल्यूएशन है तो होगा ही। और इनहेंसेस मोटिवेशन, बिल्कुल जब बच्चों की गलतियों को ठीक कर दोगे ऑब्वियसली तो उसको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन सिर्फ फीडबैक पे ही ध्यान देना, इफेक्टिव फीडबैक की बात है तो वो गलत है। फीडबैक ना देकर डायग्नोस करके रेमीडियल टीचिंग यानी कि निदान करके उपचार करने की बात करोगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। आइए
बात करते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, छात्रों के बीच उपलब्धि अंतर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? अगर आप बच्चों में अचीवमेंट के डिफरेंसेस, which of the following could be used to reduce achievement differences among students? अगर आप बच्चों में जो उनके अचीवमेंट के डिफरेंसेस बना रखे हैं उन्होंने, जैसे कि कोई फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, अचीवमेंट के जो डिफरेंसेस बना रखे हैं, उपलब्धि अंतर जो बना रखा है, उस उपलब्धि अंतर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जा सकता है? उस उपलब्धि अंतर को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? विद्यालय में छात्र की भागीदारी को बढ़ाना, पुरस्कार के प्रति उच्च प्रत्याशा, क्रियाकलाप का चयन करने में छात्रों की स्वयंता को सीमित करना, या शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अनेक प्रकार की शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। ये अचीवमेंट डिफरेंसेस को कम करने के लिए क्या करोगे, ये क्वेश्चन है बेटा। विद्यालय में छात्र की भागीदारी को बढ़ाना, ये तो ठीक है। पुरस्कार के प्रति उच्च प्रत्याशा, हाई एक्सपेक्टेशन, ये गलत है ना, कि आपने ये नहीं करना कि सिर्फ हमें पुरस्कार के लिए पढ़ना है, ठीक है। तो अगर आप सिर्फ पुरस्कार के लिए पढ़ोगे, हाँ तो है, आप अचीवमेंट के बारे में सोचोगे। आप इंट्रिंसिकली अगर मोटिवेट होगे तो आप अचीवमेंट के बारे में नहीं सोचोगे, आप एक्चुअल में क्या क्या सोचोगे कि मुझे कितना समझ में आया, आपको कितना समझ में आया, आप उसके बारे में सोचोगे, आप पुरस्कार के बारे में नहीं सोचोगे। ये वाली गलत है। और क्रियाकलाप का चयन करने में छात्रों की स्वयंता को सीमित करना स्वयंता को ये भी हो सकता है। वैसे तो शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए अनेक प्रकार की सामग्री, ये तो बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन 2 और 3 में से फंसोगे आप लोग। हाई एक्सपेक्टेशन एसोसिएटेड विद अवार्ड्स या लिमिटेड स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी इन चूजिंग एक्टिविटीज। तो ऑब्वियसली लिमिटिंग करने की तो बात है ही नहीं ना। ये बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 है कि आपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी है। लिमिट तो करना ही नहीं होता, लिमिट की तो बात ही नहीं, यहाँ पर तो अचीवमेंट डिफरेंसेस की बात है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 ही इसका बिल्कुल सही है। तो इसीलिए होते हैं बेटा अचीवमेंट डिफरेंसेस, ठीक है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 12। हो सकता है क्वेश्चंस आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन जब आप इन क्वेश्चंस को बार बार रेगुलरली करेंगे तो यही क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेंगे। समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक आकलन का पैराडिग्म बताइए। योगात्मक आकलन का पैराडिग्म बताइए। असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग, बताइए। तो इसका आंसर क्या होता है? असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है। एज का मतलब होता है जब आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं या फिर आप ग्रुप में पढ़ते हैं, उसको एज कहते हैं। फॉर में आपके फॉर्मेटिव आ जाते हैं, फॉर्मेटिव हो गए, यूनिट टेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्लास टेस्ट हो जाते हैं यहाँ पर आपके, ओके। और इनमें क्या होता है, इनमें आप जो बच्चा होता है वो क्लासरूम में ही अपने डाउट्स को क्लियर कर लेता है। क्लासरूम में खड़े होकर, स्टैंड अप कर कर, खड़े होकर अपने डाउट्स को क्लियर कर लेता है, खुद ब खुद अपने डाउट्स को क्लियर करता है, उसको इन कहते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? अधिगम का आकलन, कि आपने कितना, आपको समझ आया है। आपके जहां पर आपके ग्रेड, आपके मार्क्स दिए जाते हैं, यहाँ पर आपके ग्रेड, आपको मार्क्स दिए जाते हैं, आपकी अचीवमेंट के बारे में, आपकी उपलब्धि के बारे में यहाँ पर बताया जाता है, ठीक है। आइए 13th क्वेश्चन पे आइए। मनोवैज्ञानिक नींव निम्नलिखित डैश को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाती है। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन जो होती है, साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जब आप बच्चों के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हो। मैंने आपको बहुत बार बताया, साइकोलॉजी का मतलब होता है जब आप बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, जब आप उनका ध्यान रखते हो तब आप कहते हो कि इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल फाउंडेशन की बात है। तो जब भी आप कोई भी करिकुलम बनाते हो, जब भी आप कोई भी पाठ्यक्रम बनाते हो, तो आप किन किन चीजों का ध्यान रखते हो? बच्चों की नीड्स क्या है, छात्रों की आवश्यकता,
छात्रों के हित इंटरेस्ट क्या है, छात्रों की क्षमता क्या है, तो बिल्कुल इन सभी चीजों का ध्यान रखते हो, तो इसीलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। ऊपर के सभी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऊपर के सभी, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है बेटा। फटाफट से सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, फटाफट से लाइक करो और शेयर करो, और जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो हमारे पास नए बच्चे जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, पाठ्य वस्तु किसका हिस्सा है? जो सिलेबस होता है, जो सिलेबस है, यानी कि पाठ्य वस्तु जो है वो किसका हिस्सा है? कमेंट करें। पाठ्यक्रम का, कक्षा गति का, विधियों का, या सोसाइटी का? तो जो सिलेबस है वो एक्चुअली में पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम का हिस्सा है। जब भी हम करिकुलम की बात करते हैं, यानी कि जब भी हम पाठ्यक्रम की बात करते हैं, तो पाठ्यक्रम में दो एस्पेक्ट आ जाते हैं। एक आता है आपका सिलेबस, जिसको आप कहते हैं पाठ्य वस्तु, और दूसरा आता है आपका को करिकुलर एक्टिविटी, जिसको आप कहते हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं। इन दोनों से मिलके आपका करिकुलम बनता है। सिलेबस में जो भी जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, ये सब आप क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हो, और को करिकुलर एक्टिविटीज में पढ़ने के अलावा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी इको क्लब के मेंबर बन जाते हो, किसी लैंग्वेज क्लब के मेंबर बन जाते हो, कोई भी ओलंपियाड देते हो, कोई भी एथिक्स आप सीखते हो, जो भी पढ़ने के अलावा सारे काम करते हो, वो सभी आपके पाठ्य सहगामी क्रियाएं में आते हैं। तो याद रखेंगे, जब भी करिकुलम की बात होगी, जब भी पाठ्यक्रम की बात होगी, तो पाठ्यक्रम दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो सिलेबस यानी कि पाठ्य वस्तु, जिसमें आप जिसमें आपके स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट की बात होती है। स्कॉलास्टिक का मतलब होता है शैक्षिक पक्ष की बात होती है, और वहां पर आपके को स्कॉलास्टिक यानी कि सह शैक्षिक पक्ष की बात होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बेसिक सी बातें हैं ये। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 15, करिकुलम जो कि जॉन ड्यूवी की थिंकिंग पर बेस्ड है, जॉन ड्यूवी की सोच पर यहाँ पर कौन सा करिकुलम है? जॉन ड्यूवी की सोच पर यहाँ पर कौन सा करिकुलम बताया गया है? जॉन ड्यूवी की सोच पर शिक्षार्थी केंद्रित, गतिविधि केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, इनमें से कोई भी नहीं। तो जॉन ड्यूवी जो है वो कौन थे? वो प्रेग्मेटिस्ट थे, प्रेग्मेटिस्ट थे, यानी कि वो परियोजनवादी थे, और वो कहते थे कि बच्चों को जितना हो सकता है प्रयोग करने का, जितना हो सकता है एक्सपेरिमेंट करने का मौका दीजिए। तो यहाँ पर जो इनका करिकुलम था वो कैसा था? गतिविधि आधारित था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आप देख पा रहे हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड, ये बिल्कुल सही है, और एक्टिविटी सेंटर्ड ही जॉन ड्यूवी के करिकुलम पे बेस्ड है। जॉन ड्यूवी की अगर हम बात करें, तो जॉन ड्यूवी ने लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे। क्या खोला था? लेबोरेटरी स्कूल्स खोले थे, और ये लेबोरेटरी स्कूल्स कहाँ खुले थे? शिकागो में खुले थे, जो कि यूएसए में है। वहीं पर यहाँ पर बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस के माध्यम से अपनी लर्निंग को सुनिश्चित करने के लिए कहा जाता है। मतलब बच्चा जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया करता था, खुद ही अपनी लर्निंग करता था, प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से यहाँ पर बच्चा जो है वो अपनी लर्निंग करता था। याद रखिएगा, जो लिखवाती हूँ, जो बताती हूँ, वो इंपॉर्टेंट होता है। आगे बढ़िए, और जॉन ड्यूवी को ही प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव स्कूल का श्रेय दिया जाता है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रोग्रेसिव स्कूल्स यानी कि प्रगतिशील शिक्षा का इनको श्रेय दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 16, पाठ्यक्रम के बारे में मूल्य निर्धारण करना क्या है? मूल्य निर्धारण करना, जजमेंट करना, निर्णय लेना। मूल्य का निर्णय लेना, वैल्यू जजमेंट करना क्या है? मैंने आपको हमेशा बताया है,
जब भी हम जजमेंट की बात करते हैं, जब भी हम निर्णय लेने की बात करते हैं, तो उसका मतलब होता है इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन किसका करना है? करिकुलम का करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है, करिकुलम इवेल्युएशन। करिकुलम इवेल्युएशन बिल्कुल सही है। डिजाइन करना एलिमेंट्स और डेवलपमेंट नहीं होगा। जब भी वैल्यू जजमेंट आपको क्वेश्चन में दिख गया, आपने सीधा ही क्या लगा देना है? इवेल्युएशन। जब भी आपको मूल्य निर्णय मूल्य निर्धारण दिख गया, तो आप क्या लगा दोगे? मूल्यांकन। लेकिन किसका करना है? पाठ्यक्रम का करना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल एंड आई होप सबको बहुत बेसिक से प्यारे प्यारे क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, क्या किन्हीं भी एक भी बच्चे को इन क्वेश्चंस में दिक्कत हो रही है? एक भी बच्चों को इन क्वेश्चंस में दिक्कत? क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है, जस्ट आपने क्वेश्चन को समझना है और जो ट्रिक्स मैं बताती हूँ उसको फॉलो करना है, बस। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 17, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इवान पावलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग किस विचारधारा के अंतर्गत आता है? जो इवान पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की है, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन की बात की है, वो किस स्कूल और थॉट के अंदर आता है? अगर आपने इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी हो, तो यहाँ पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात हुई है, यानी कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया की बात हुई है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स की बात हुई है। यहाँ पर बच्चे को, कुत्ते को उद्दीपक दिया गया था, जिससे उसकी क्या की गई थी? कंडीशनिंग की गई थी। तो बच्चे के व्यवहार में उस चीज को डाला गया था, कंडीशनिंग हुई थी, अनुबंधन हुआ था। तो जो इवान पावलोव की थ्योरी थी, वो स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म के अंदर आती है। और फादर ऑफ बिहेवियरिज्म को कहा जाता है, किसको कहते हैं? फादर ऑफ बिहेवियरिज्म जेबी वॉटसन को कहा जाता है। जेबी वॉटसन को कहा जाता है। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो बिहेवियरिज्म में ही सब थे, चाहे आप यहाँ पर ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें, ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करें जो कि बीएफ स्किनर द्वारा दी गई है, चाहे आप यहाँ पर ट्रायल एंड एरर की बात करें जो कि थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है, इन सब में ही आप देखेंगे ये सारे स्कूल ऑफ बिहेवियरिज्म के अंदर आते हैं। गेस्टॉल्टवादी कौन थे? कोलर, कॉफका, वर्दाइमर के दो शिष्य थे। स्ट्रक्चरलिज्म विलियम वुंड था। और फंक्शनलिज्म कौन थे? फंक्शनलिज्म कौन थे? प्रक्रियावाद, हाँ जी, विलियम जेम्स, करेक्ट है। फादर ऑफ फंक्शनलिज्म विलियम जेम्स। तो ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर है पहला, व्यवहारवाद, यानी कि बिहेवियरिज्म इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा जो बताते हैं आपको। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी? पीछे पढ़ के आए हो, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में नहीं हो क्योंकि वो किस में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान से संबंध नहीं है? इनमें से कौन से गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान संबंध नहीं रखते? अगर हम गेस्टॉल्ट की बात करते हैं, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है होल, गेस्टॉल्ट का मतलब होता है परसेप्शन देना, यानी कि प्रत्यक्षण देना। तो होल की बात करते हैं कौन? मैक्स वर्दाइमर करते हैं, और उनके दो शिष्य हैं कोहलर कॉफका। उनके दो शिष्य हैं कोहलर कॉफका, वो करते हैं। और कर्ट लेविन, कर्ट लेविन जिनकी आप फील्ड थ्योरी पढ़ते हो, जिन्होंने फील्ड थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने वेक्टर क्वांटिटी और लाइफ स्पेस के बारे में बताया था। वेक्टर क्वांटिटी और लाइफ स्पेस, जीवन के जो काल थी उसके बारे में बताया था। तो मैक्स वर्दाइमर, उसके दो शिष्य कोलर कॉफका और कर्ट लेविन, यही आते हैं गेस्टॉल्ट में। इवान पावलोव, आईपी पावलोव जो है वो बिहेवियरिज्म स्कूल में आते हैं, वो व्यवहारवादी विचारधारा के अंतर्गत आते हैं। तो यही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड, इवान पेट्रिच पावलोव। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 19। ये क्वेश्चन सीटेट में काफी बार रिपीटेड है और इस बार भी आ सकता है।
विकास के प्रत्येक चरण के लिए सामाजिक अपेक्षा को क्या कहा जाता है? जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है आपकी हर स्टेज पर आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है, जो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, इस सोशल एक्सपेक्टेशन को क्या कहा जाता है? इस सोशल एक्सपेक्टेशन को क्या कहा जाता है? डेवलपमेंटल टास्क, डेवलपमेंटल नीड्स, डेवलपमेंटल हैजार्ड्स और डेवलपमेंटल डोमेन। तो इस सोशल एक्सपेक्टेशन के जो आप काम करते हो उसको कहा जाता है डेवलपमेंटल टास्क। जो ऑप्शन नंबर 1 दे रहे हैं, विकासात्मक कार्य कह रहे हैं, वो बच्चे बिल्कुल सही है। नीड्स आवश्यकता है, हैजर्ड और डोमेन नहीं है। इसका जो आंसर है वो है पहला, विकासात्मक कार्य। तो जितने भी बच्चे विकासात्मक कार्य दे रहे हैं और बच्चे 12:30 बजे आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा, जो कि 1:30 बजे तक आपका उसकी जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा। तो आप सभी बच्चे टेस्ट देने जरूर आए। और इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं आज के अपने 20वें क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की। विकास क्या है? विकास के डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए विकास के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है। प्रोसीड फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी टू आउटवर्ड, सेंटर ऑफ बॉडी टू आउटवर्ड बिल्कुल हो सकता है। बॉटम से टॉप नहीं होता, टॉप से बॉटम होता है। यूनिडायमेंशनल नहीं होता है। विकास तो क्या होता है? मल्टी डायमेंशनल होता है, बहु आयामी होता है, तो ये भी गलत हो गया। और नॉट इन्फ्लुएंस बाय एनवायरमेंट, तो आपको मालूम है चाहे हेरिडिटी हो चाहे एनवायरमेंट हो, दोनों के गुणनफल से आपका विकास प्रभावित होता है। तो इसका आंसर नीचे से ऊपर एक आयामी वातावरण नहीं होगा, इसका आंसर होगा पहला। और ये आपका प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में से क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन यानी कि गति के सिद्धांत जो विकास के, उसमें से क्वेश्चन है। और इसका जो आंसर है वो क्या है? प्रोक्सीमो डिस्टल, समीप दूराभिमुखी प्रोक्सीमो डिस्टल इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 20, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 एक्यूरेटली करेक्ट है। आई होप सबको समझ आ गया है। अब आपके सामने आएगा लिंक, जो कि आपको देंगी कौन? आपको देंगी मैम देंगी, ठीक है। तो लिंक आपके सामने आ जाएगा। नवरात्रि की सेल आ चुकी है और नवरात्रि के ये 9 दिन माता रानी के हैं। तो जय माता दी फर्स्ट ऑफ ऑल एवरीवन, सभी को जय माता दी। और यहाँ पर आपके सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ आपको मिल रहा है। और नवरात्रि 50 का आपने कूपन कोड यूज करना है और आपको मिलेगा 50% ऑफ सभी के सभी कोर्सेज पर। उसके लिए आपने कॉल करना है हमारे इंक्वायरी नंबर 7611101101 और 9697888844। ये इंक्वायरी नंबर है। अगर ये ना मिले तो ये मिलाओ, ये ना मिले तो ये मिलाओ, ठीक है। और याद रखिए नंबर्स बिजी चले जाते हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, फिर हमें बैक कॉल भी करना पड़ता है। तो अगर एक बार में कॉल ना मिले तो व्हाट्सएप के माध्यम से और कॉलिंग के माध्यम से आप अपना नंबर यहाँ पे दर्ज करा सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम की बात करें तो 2 टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ सकते हो, टीचिंग परीक्षा ऑफिशियल और सीडीपी बाय टीपी। यहाँ पर जुड़ने से आपको हमारी क्लासेस की सारी नोटिफिकेशंस मिल जाती हैं। तो आई होप आप सभी को आज की क्लास बहुत मस्त लगी होगी। बातें की हैं कम, पढ़ा है ज्यादा, आई नो, लेकिन तबीयत खराब है तो जल्दी जल्दी खत्म करने की मैंने कोशिश करी है। सभी लोगों को आई होप मैं सेटिस्फाई करके जा रही होंगी। और एक बार सभी बच्चे कमेंट में लिख देंगे सीडीपी बाय दीपाली मैम, जल्दी से एक बार कमेंट में लिख दीजिए सीडीपी बाय दीपाली मैम, या जल्दी से कमेंट में लिख दो, एनर्जी आ जाएगी। और अगर एनर्जी आएगी तो पढ़ने में और भी मजा आएगा। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, वेरी एनर्जेटिक क्लास, वेरी एनर्जेटिक। चलिए, तो आपको आई होप आपको लिंक मिल गया होगा। आई होप लिंक सबने, आयशा ने सबको लिंक दे दिया होगा। आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और रेगुलरली टीचिंग परीक्षा का डेली आइए, डेली अपने आप को इवेल्युएट कीजिए। मिलेंगे आपसे कब? तो मिलेंगे आपसे कल सेम टाइम सुबह 11:30
और 12:30 से 1:30 के बीच में टेस्ट लिंक एक्टिवेट होगा। आप सभी बच्चे टेस्ट देने जरूर आना। ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।